टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। अच्छा, टैरिफ बैरियर्स जो होता है वो आमतौर पर उसको कहा जाता है कि इस फॉर रेवेन्यू पर्पस के, इसका एक मकसद जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन भी होता है, और some other purpose. We can it means we can classify. Let's try to understand first tariff barriers, and then we will discuss non-tariff barriers, right? Tariff barriers means what custom duty government has imposed on the import of or export of item, right? Import के लिए जो tariff barrier के लिए यूज होता है वो यूज होता है जनाब, ये इसको कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। ये इस तरह की किताब होती है, ये मैंने आपसे कहा भी था, ये टैरिफ बुक आपको खरीदनी होती है। अगर आप देखें, नजर आ रहा है ना टैरिफ बुक। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि एक दफा ही खरीद के फिर उसमें ये देखें लगा होता है, और इसमें नए नए आप एडिशन आते रहें, आप इसमें लगाते रहें, राइट? तो टैरिफ बुक मैंने टैक्स वाले डिपार्टमेंट में देखी है। जी जी, टैक्स वाले डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल होगी, और आपके पास भी हो तो अच्छा है। मैंने इसका मशवरा आपको दिया था कि पुरानी कबाड़ी से भी ले सकते हैं, सस्ती मिल जाएगी, अदरवाइज वेरी ऑनलाइन एफबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाती है। नहीं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, अपडेटेड नहीं है सर। नहीं 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 नहीं, कंप्लीट का मतलब ये कि उसके अंदर सिर्फ कस्टम ड्यूटी आ रही होगी, जबकि इस किताब को अगर देखेंगे तो इसमें जो है इसके साथ साथ सेल्स टैक्स देखें, नजर आ रहा है? आप पढ़ें जरा, देखें सर, ये ऐड होते चले जाते हैं, बुकलेट्स आते हैं इसके बकायदा। जी, तो आपने बुकलेट्स की जगह ये खरीद लेंगे ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपसे कहा था शुरू में कि अगर मौका मिले तो इंपोर्ट पॉलिसी खरीद लें। देखें, ये मेरे पास है ना, इंपोर्ट पॉलिसी 2016। इसमें मुझे पता होगा मैं क्या इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्या इंपोर्ट नहीं कर सकता, किस कंट्री से क्या देखें किस एचएस कोड पे पॉलिसी गवर्नमेंट टोटली होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास होनी चाहिए। तो टैरिफ जो होता है, बेसिकली गवर्नमेंट एक कस्टम ड्यूटी इंपोज कर देती है ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आइटम। टैरिफ की क्लासिफिकेशन हो सकती है। टैरिफ कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ एक होता है, स्पेसिफिक टैरिफ, ठीक है। स्पेसिफिक टैरिफ के आगे लिख लेंगे टैक्सेस। स्पेसिफिक टैरिफ के आगे लिखेंगे टैक्सेस that are levied, लेवी समझते हैं ना, लेवी, LEVIED, levied as a fixed charge for each unit of goods imported. सर, each के बाद taxes that are levied as fixed charge of each unit of goods imported. सर, इसमें जो आजकल सोलर पैनल के ऊपर लगी हुई है, वो इंपोर्ट के ऊपर उसकी सर टैक्स हुई हुई है, उसको एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं? क्या है बताइए वो? लाइक सर, पहले सोलर पैनल जब इंपोर्ट किए जा रहे थे उस पर टैक्स नहीं था, लेकिन सर अभी जो इन्होंने अनाउंस किया उसमें टैक्स लगा दिया है। नहीं बेटा, देखो असल में स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब ये होता है, जरा सुनना मेरी बात ना, मैं यहाँ बोर्ड शेयर करता हूँ ना, आपको बोर्ड से जरा सा समझ में आएगा ना, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है बताने का, यानी कि मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन 3-4 टाइप से हो सकती है, हम सारी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। और देखें, देखो ये एक मैंने स्क्रीन ले लेता हूँ, इस पे मैं थोड़ा सा वन नोट ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है ताकि आपको आसानी रहेगी। मैं एक चाह रहा हूँ एक नोट ले लूं ताकि आपको ना बार बार फिर मिटाना जरा मसला हो जाता है ना। ठीक है, नोट में शेयर कर लेता हूँ, इससे हमें जरा आसानी रहती है।
ये लीजिए वन नोट, ठीक है, ठीक है, वन नोट पे लिखेंगे। अच्छा देखो, अब जरा सुनना, मैंने पहली जो आपको टाइप बताई है उसका मैंने नाम लिखा है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ, ठीक है, स्पेसिफिक टैरिफ का जो मैंने सिंपल डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स, टैरिफ ऑन क्वांटिटी और वेट और मेजरमेंट। इट मींस अगर आपने कहा 500 रुपीज पर बाईसाइकिल, 500 रुपए लूंगा मैं एक बाईसाइकिल पे इंपोर्ट पर, यानी फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टैरिफ ऑफ ₹500 ऑन ईच इंपोर्टेड बाईसाइकिल विद एन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ $100। गॉट माई पॉइंट? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। यानी इसकी एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल पाकिस्तान में ली जा सकती है मोबाइल फोन पे। मोबाइल फोन क्या होता है, वो कहते हैं अगर मोबाइल फोन अप टू $50 ₹300, over $100 to $300 ₹1,000, $1,000 ₹5,000। स्लैब बनाए हुए। जी जी, स्लैब बनाए हुए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। यानी कि आप कोई भी, यानी कि अब आपने अगर 99 भी होगा तो 100 रुपए तक के जो मोटरसाइकिल, जो साइकिल आप इंपोर्ट करेंगे उस पे हम क्या ले रहे होंगे, 500 रुपए ले रहे होंगे। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। यहां तक समझ में आ गई? यस सर, नाउ गॉट योर पॉइंट। यस। अच्छा, फिर एक और टैरिफ होता है, एक और टैरिफ होता है, उसको बोलते हैं, मार्कर जरा अच्छे रंग का ले लेते हैं, रेवेन्यू टैरिफ। नहीं देखो बेटा, रेवेन्यू तो यहां से भी आ रहा है ना, हर जितनी बाईसाइकिल पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगी गवर्नमेंट को 500 रुपए मिलेंगे। रेवेन्यू तो है पर्पस। जब रेवेन्यू की बात, यानी वो जो आप क्लासिफिकेशन कर रही हैं वो पर्पस के लिहाज से कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट। आपने जो बात की थी वो पर्पस है। इंटरनेशनल प्राइस से आपने इसको रिलेट किया था, अगर वो चेंज होती है तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा। ये स्लैब चेंज हो जाएगा अगर $500। अच्छा, ये गवर्नमेंट की मर्जी है ना। गवर्नमेंट ने अभी, आपने देखा था बीच में गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन पे टैक्स बहुत बढ़ा दिया था। जी सर। तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है, 500 रखना चाहे 600 रखना चाहे। इंटरनेशनल प्राइस से इसको लिंक नहीं कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो एक और देखते हैं आगे। So this is like the slabs of income tax जो हम बेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा और फिक्स होगा ना। यानी आपका भी स्लैब ऐसे ही होता है कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर और 2 लाख तक हो उसको 600 रुपए देने। अब चाहे वो 1,10,000 हो, 1,20,000 हो, इतने ही पैसे देने होते हैं, ऐसे ही होता है। फिर 2 लाख से ऊपर होता है तो कहते हैं 6 लाख और प्लस। तो गवर्नमेंट, इसको आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन फॉर कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है। एक हो गई स्पेसिफिक, फिर एक और लिखेंगे, एक होती है उसको बोलते हैं एड वेलोरम। AD पढ़ा है कहीं? एड वेलोरम। नो सर। कस्टम ड्यूटी में लिखा होता है AD। हाँ हाँ, वो बेटा एडिशनल होता है। नहीं सर, वो AD.VAL लिखा होता है। हाँ, एड वेलोरम। एड वेलोरम, उसका मतलब, एड वेलोरम का मतलब सुनिएगा क्या होता है। एड वेलोरम मींस, सुनेंगे चाहे तो लिख लें, ठीक है, चाहे तो लिख लेंगे, ठीक है। एड वेलोरम का मतलब होता है टैक्सेस दैट आर लेवीड, taxes that are levied as a fraction of the value of the imported goods, as a taxes that are levied as a fraction of the value of the imported goods। अच्छा, ये जो दा और बहुत ज्यादा आते हैं ऑफ, ये सिर्फ लीगल जबान में आते हैं, ठीक है। आप एक लीगल का कोर्स पढ़ भी रहे होंगे तो आपको लगता होगा इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब देखो ये क्या होता है। ये इट मींस फ्रैक्शन का मतलब है परसेंटेज, राइट। फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज ही होता है ना। हाँ, मैथ्स में पढ़ा है ना, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज होता है। 100% मींस होल पाई, फ्रैक्शन उसमें से कट निकालते रहे। तो एड वेलोरम मींस
5% on imported value। तो अगर आपने अब अगर बाईसाइकिल की कीमत है 95, तो इसका 5% लग जाएगा। 10 इसका 5% लग जाएगा। 78 इसका 5% लग जाएगा। बात समझ में आई? लाइक जीएसटी, लाइक जीएसटी, बिल्कुल सही। अच्छा, जीएसटी भी वो वाला भी होता है, स्पेसिफिक जीएसटी भी होता है, पता है आपको? फला चीज पे सिर्फ 15 रुपए देना होगा। तो आपने एड वेलोरम बोलेंगे, taxes levied on a fraction of the value or a percentage of the value being imported, it means tariff on value, ऐसे ही होगा, एड वेलोरम हो गया। अब कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? स्पेसिफिक हो सकती है, एड वेलोरम हो सकती है, एक और होती है, उसको कहते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड जो होती है, वैल्यू और टैरिफ क्वांटिटी विच एवर इज हायर, यानी इन दोनों में कॉम्बिनेशन होगा और जो हायर होगी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। नहीं समझे बात? सर इसकी एग्जांपल आप इसी को बना लीजिए। अगर मैंने 95 को लिया और 95 पे मुझे कितना बनता है? $95 पे फर्ज करें कि हमें 5% देना है $95 पे, 4.25, ठीक है, इंटू 165 कितना पैसा बनेगा? और यहां से 500 रुपए बन रहे हैं, तो ये वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। सर इस पे प्रोडक्ट पे कोई वेरिएशन नहीं आएगी कि मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट पे भी एक चीज होती है, एक प्रोडक्ट नहीं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। सर जी, जो इंश्योरेंस होती है, हाँ, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो 1% इंश्योरेंस उस पे कटती है। जी जी सर ये हाँ। आपकी स्पेसिफिक में तो नहीं आएगी ना, या ये आपकी नहीं, ad valorem इंश्योरेंस इज आएगी? समथिंग एल्स। इंश्योरेंस पे आएंगे तो आपको बड़ा इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। इंश्योरेंस समथिंग एल्स बेटा है, इंश्योरेंस अभी बहुत दूर है। सर जब टोटल लैंडेड कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम जब हाँ, करेंगे CIF करेंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको, वो बहुत दूर है। अभी तो हम सिर्फ सीडी की बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी। अभी हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी के नेचर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे, हाउ टू इम्पोज। अब गवर्नमेंट इम्पोज करने पर कैसे आ सकती है? इम्पोज करने के लिए ये भी हो सकता है, इम्पोज करने के लिए ये भी तरीका होता है, एक और तरीका होता है इम्पोज करने का, उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड होता है स्पेसिफिक प्लस एड वेलोरम। नहीं समझे? देखो मैं एक स्लाइड ढूंढता हूं, मेरे पास होगी। एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, ये मुझे मैं लिखना, हाँ ये रही, ठीक है, ये देखो नजर आई। अब बताओ, मैं ढूंढ के भी निकाल दिया आपके लिए स्लाइड, ठीक है जी। सर ये तकरीबन सिमिलर है हमारे जो इनकम टैक्स लग रहा होता है सैलरी पे, तो उसके अंदर भी एक स्लैब के अंदर परसेंटेज भी होती है और एक फिक्स अमाउंट भी होता है। बिल्कुल 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 सही वो जो इंक्रीमेंटल होता है उस पर परसेंटेज लगती है, बाकी फिक्स अमाउंट हो जाता है। देखें, ये देखें, इसको पढ़ें, ये समझ में आ रहा है, कंपाउंड टैरिफ। अच्छा, अब आपने जब ये किताब, अभी आपके पास ये भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं इसके कुछ पेजेस के स्क्रीनशॉट जो है ना आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे आगे आपको ये पढ़ना भी सिखाना है कि हाउ टू रीड दिस टैरिफ मैनुअल, इसको पढ़ते कैसे हैं। देख रहे हैं? देखें, आपको करीब लाइन नजर आ रहा है? देखिए ऊपर नजर आ रहा है कुछ? हेडिंग पढ़े, क्या लिखा है? हेडिंग क्या है? कस्टम इंपोर्ट टैरिफ। नहीं नहीं, ऊपर उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है। देखो एक एचएस कोड आ रहा है, पीसीटी आ रहा है, पीसीटी कोड डिस्क्रिप्शन, यूनिट, सीडी, एग्जेम्पशन, कंसेंसस, सेल टैक्स, कंसेशन, हाँ डब्ल्यूटी और एफईडी अदर। हाँ, आई बात समझ में? विदहोल्डिंग टैक्स और अदर्स, ठीक है। तो अब ये जरा चीजें सारी ये आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेशन एंड एग्जेम्पशन। अभी मैं आपसे पूछूंगा आने वाले वक्तों में इन दोनों में क्या फर्क होता है।
नहीं पता होगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कंसेशन और एग्जेम्पशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो अभी तो बात हो रही है, अभी अपने आप को स्पेसिफिक रखें टैरिफ तक। ये टैरिफ है, टैरिफ वो ये हर गवर्नमेंट अपने अपने कंट्री में ये डिजाइन करती है टैरिफ। ठीक है, अच्छा टैरिफ का गेम ये हुआ कि टैरिफ, क्योंकि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक एग्रीमेंट हुआ GATT के नाम से ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली का रोल क्या होता है, वो कैसे हेल्प करती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इंश्योर कोहेरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन ट्रेडिंग कंट्रीज। ये ना हो कि आप अपनी कंट्रीज में बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दें, तो अब क्योंकि अगर आप ड्यूटी का फैक्टर बहुत बढ़ा देंगे तो शायद कोहेरेंस नहीं होगी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कोई और आपके साथ काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए फिर ये WTO बनाई गई, 164 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कुछ कर दूंगा कि ये WTO है क्या, कैसे काम करती है, लेकिन पहले आप समझें कि गवर्नमेंट ने ये टैरिफ लागू कर दिया ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और ये 100% भी हो सकता है। टैरिफ क्यों लिया जाता है, इसकी सारी बातें मैंने आपसे लास्ट सेशन में की थी। मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, याद है आपको? अच्छा, फिर ये इसकी क्लासिफिकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस, इसको लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, यानी जो मैंने आपको लिखाया था, इसके लिए अगर आप ये जो मैं यहाँ लिख रहा था, इसके आगे लिख लें, अगर आप हेडिंग डाल लें यूं, मैं इसको साफ सुथरा बना देता हूं ताकि आपके बवक्त जरूरत काम आए। तो आप यूं लिखें, क्योंकि क्लासिफिकेशन अब बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, किताब में तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, लेकिन मैं कोई 5-6 तरीके और भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। अब इम्पोज कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, तो मैंने 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्या बताया था, क्या बताया? स्पेसिफिक टैरिफ। हाँ, स्पेसिफिक टैरिफ। अच्छा, टैरिफ मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, अगर आपको याद हो, कि टैरिफ जो है वो इटालियन वर्ड है और ट्रांसलेटेड एज अ लिस्ट ऑफ प्राइसेस, एंड इट्स ड्राइव फ्रॉम अरेबिक तारीफ। Sorry to interrupt, you French word बताया था। जी, फ्रेंच, एंड ट्रांसलेटेड इनटू a tariff, Italian word tarifa, TARIFA, tarifa। और कहते ये कि विच इज लाइकली, कहा यह जाता है, अगर किताबों में इसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है कि इट्स लाइकली ड्राइव फ्रॉम अरेबिक तारीफ। तारीफ का मतलब क्या होता है अरेबिक में? नोटिफिकेशन। ठीक है, तारीफ। और अरबी में अगर इसको पढ़े तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, और फीस टू बी पेड, तारीफ। ठीक है, तो हम वापस आते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। फिर दूसरा जो आप पढ़ेंगे उसको आप पढ़ेंगे, उसको मैंने क्या बताया है, क्या बताया? एड वैलोरम। हाँ, एड वैलोरम। ठीक है, एड वैलोरम। ठीक है, वैलोरम। ठीक है, फिर तीसरा जो मैंने आपको क्या बताया है, मिक्स्ड टैरिफ। और चौथा क्या बताया है, कंपाउंड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इम्पोज कैसे करना है। ठीक है, अब आप जब भी ये जो टैरिफ की बुक पढ़ेंगे, आपको वहां अगर फर्ज करें, वहां लिखा हुआ आता है 200 रुपीज पर मोबाइल विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और 2-3 चीजें लिखा हो कि डायल पैड हो, ये हो, वो हो, कैमरा नहीं हो, तो आप ये कौन सा टैरिफ कहलाएगा? स्पेसिफिक टैरिफ। अच्छा, अगर अब आप मंगाते हैं जैसे सोलर पैनल की एग्जांपल लें, सोलर पैनल पे अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी कि 1 रुपी पर
पर वो वोल्ट पर वॉट पर वॉट। तो इसका मतलब वो जो छोटे छोटे टिग्गी आएंगी उसके अंदर वो कितने वॉट का पैनल है, आप कहेंगे मैं 10 वॉट का मंगा रहा हूं, 10 रुपए दे देंगे। नहीं समझे बात? ये कौन सा जी बोलिए। एक साथ होता है ना सर पैनल, जैसे नहीं तो वो इतना बड़ा भी होता है बेटा, वो इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है। आपने अपनी घर की लालटेन पे लगा लिया, इतना बड़ा भी ले सकते हैं। पैनल जरूरी नहीं कि इतने ही बड़े होंगे, पैनल के साइज चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे पैनल का साइज चेंज होगा आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप कहेंगे ये मैं 15 वॉट का है, 15 रुपए दे दें। 500 वॉट 500 कंजम्पशन से पे आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पे जाके वो टैरिफ लगा रहे होते हैं। जी ये भी सर स्पेसिफिक ही हुआ ना फिर। जी एग्जैक्टली स्पेसिफिक हुआ। अब अगर होता बाय मेजरमेंट है या बाय, मैंने आपसे क्या कहा, बाय मेजरमेंट, बाय वेट और बाय क्वांटिटी। नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा अब और एड वैलोरम क्या होगा? एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू बीइंग इंपोर्टेड। अब आपने कहा कि भाई इसके ऊपर 5% ड्यूटी ऑन सोलर पैनल, 5% ड्यूटी ऑन सोलर पैनल। तो आगे जाकर अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सोलर पैनल को कोई हो सकता है सन पैनल कहना हो, बोलो कोई शीशा कह रहा हो। पाकिस्तान में तो शीशा बोलते हैं, वो लाइट बनाने वाला शीशा यही बोलते हैं, बताएं आपको। सोलर पैनल तो मैं और आप बोलते हैं। गांव में चले जाए, बोला मैंने 3 शीशे लगा लिए हैं तो बत्ती आ रही है। तो इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज सोलर पैनल फॉर मी एज वेल एज विनीश इज आल्सो अंडर सेइंग सोलर पैनल। तो इसलिए फिर हम एचएस कोड पढ़ेंगे आगे आकर थोड़ी देर में एचएस कोड। हार्मोनाइज, सब लोग एक ही जबान में बात कर रहे हो, ठीक है। चलें वापस आते हैं, अभी वहां ना जाएं। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा 5% ड्यूटी ऑन सोलर पैनल। तो अब आपने कहा आपने इंपोर्ट ऐसे किया है सोलर पैनल, और आपका यहां पर टोटल अमाउंट आ रहा है 1000 USD। तो ड्यूटी कितनी लग जाएगी उमर? 50 डॉलर। यहां तक बात समझ में आई है? जी सर। ठीक है अच्छा जी। सर, इसके अंदर मेरा एक सवाल था। सवाल ये था कि गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिक टैरिफ भी डिफाइन करेगी और एड वैलोरम भी डिफाइन करेगी? जरूरी नहीं है, या वो जरूरी नहीं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। यू आर राइट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। वो मैं तुमसे एक सवाल कहा करता था ना बेटा, याद होगा बहुत पहले, क्या कहता था? व्हाट इज माई प्रोडक्ट? याद है? जी सर याद है। वो याद पल्लू में बांध के रखना है, वो है ना, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेक्स, एड वैलोरम। अब क्या होगा, हो सकता है एग्जाम में हम आपको 10-12 कंट्रीज का टैरिफ के एक पेज दे दें और आपसे पूछें ये कौन सी क्लास है, एड वैलोरम है, मिक्स्ड है, स्पेसिफिक है, तो आप उसमें गोला बना के बता देंगे। कोई मसला तो नहीं होगा इसमें ना? जी सर हो भी सकता है। बताइए क्या मसला है? एक चीज मुझे जरा अंडरस्टैंड करनी है सर। जैसे हमने इंपोर्ट किया फर्नीचर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक इसी तरह सर हम एडिटिव्स भी कर रहे होते हैं, इसी तरह से हम बेस ऑयल्स भी कर रहे होते हैं। तो सर एचएस कोड तो क्लासिफिकेशन है सर सारी, जैसे हमारे पास फैमिली होती है, इसी तरह सर ये इंपोर्ट्स के अंदर भी ये फैमिली डिफाइन कर दी हुई है जो कि एचएस कोड। नहीं ऐसा नहीं, आपको बताएंगे। वो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सीधा, वो बिल्कुल आप वहां जाके निकलेंगे कि ये फर्नीचर में भी लकड़ी का फर्नीचर है, स्टील का फर्नीचर है, सब बताएगा वो आपको। हाँ, डोंट तो वरी। ये वेरी करेगा टैरिफ इसी तरह से ना सर? जी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज करेंगे आपको, ये मैं बताऊंगा। मैंने इसीलिए ये टैरिफ लाके रखे हुए हैं कि मैं आपको टैरिफ पढ़ना सिखा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कोई भी प्रोडक्ट कहूंगा ये प्रोडक्ट है, अच्छा जीशान इस पे क्या ड्यूटी लगेगी, तो जीशान साहब इसको खोलेंगे और फिर हम सबको पढ़ाएंगे कि ये ड्यूटी जो है ना इस पे 5% ड्यूटी है। फिर उमर से कहेंगे हाँ भाई ये बताओ इस पे क्या लगेगी, तो उमर हमें बताएगा। फिर आसिम साहब से पूछेंगे। मिक्स और कंपाउंड का जो है टैरिफ बुक में कोई मार्क लगा हुआ होता है कि इसके अंदर कौन सी हम लोग ड्यूटी लेंगे? जी यहाँ पर ना जब आप टैरिफ बुक पढ़ेंगे ना तो यहीं पर लिखा होगा खुद कि कस्टम ड्यूटी एज अ परसेंटेज। देखो नजर आ रहा है, देखो परसेंटेज नजर आ रहा है जी। इसमें जलाल साहब ये वो फैसल साहब वो स्पेसिफाई कर रहा होता है ये जी। ये देखिए ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15% नजर आ रहा है।
इसका मतलब है ये ड्यूटी कौन सी है? यस सर, एड वैलोरम। जी जी नईम साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैंने कहा था वही आपने दिखा दिया, उसमें जी स्पेसिफिक मेंशन होता है उसके जी जी अंदर, जी कुछ में तो इवन कुछ केसेस में स्पेसिफिक और कंपाउंड दोनों लग रही होती जी बिल्कुल है ना। जब स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों लगेंगे तो कंपाउंड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। तो मैंने कहा कि ये तो स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। इम्पोज कैसे करेंगे, गवर्नमेंट कैसे, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक ज्यादातर किताबों में यही लिखा होगा। फिर एक हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। नहीं आता कि ये लग्जरी आइटम है या नहीं है। हाँ, यानी बेसिकली हम देखें क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंपोर्ट, ये कहां से कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो अच्छा, पर्पस जो होगा, पर्पस के लिए आप सबसे बेहतर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इज रेवेन्यू, राइट? रेवेन्यू टैरिफ होगा ना। आप क्यों ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप? तो आप कहेंगे कि ये मैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगा रहा हूँ, रेवेन्यू के लिए लगा रहा हूँ। नहीं, मेरा मकसद रेवेन्यू नहीं है, बल्कि मेरा मकसद जो है वो प्रोटेक्शन है, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अच्छा, आ रही है बात समझ में? लिख दूं या ये समझ गए? ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये नोट्स वोट्स में नहीं है, तो मैं जबानी बोलता हूँ, मैं ये मेरी स्लाइड्स में नहीं होगा, लिख लेंगे कहीं। अच्छा, फिर एक और लिखेंगे। जी जी सर, ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिक है, मिक्स्ड है, एड वैलोरम है, तो सर ये कौन सा आइटम किस कैटेगरी में होना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस होती है? उसके पीछे बेसिकली जो साइंस है, एक तो वो पार्ट जो है उसका अपना नेचर कैसे है। अब अगर वो लिक्विड है तो क्या हो सकता है, वो पार्ट अगर साइंटिफिक पार्ट है, क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें सारा गेम जो होता है वो 2 नंबर ही होती है यहीं पर, है ना जी सही कह रहे हैं, सारी 2 नंबर ही होती है ना, कि आपने फला मोबाइल ले आए और उसको डिक्लेयर कर दें फला मोबाइल ये तो मैं 25 रुपए का लाया हूँ, 100 रुपए का लाया हूँ, तो फिर उसके लिए एक और होती है, उसको कहते हैं आईटीपी, कि अगर आप मोबाइल 10 रुपए का भी ले आए, मैं इसको 100 रुपए का ही कंसीडर करूंगा। अच्छा, तो जैसे क्यों मोबाइल एलईडी लाइट्स बना के लेकर आ रहे थे, वो तो चोरी है यार, है ना, वो तो चोरी है ना, है ना, वो तो एथिक्स पे तो देखें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने, हम कभी भी ये तो बात करेंगे नहीं कि झूठ बोलने को जायज करार दे दें, है भाई नईम साहब, वो तो चोरी है ना। जी बिल्कुल है, वो तो उस पर तो कोई बात करनी नहीं चाहिए। अच्छा देखें, तो मैंने कहा ये, अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये मेरा आइडिया है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। पर्पस क्या हो सकता है? ये ड्यूटी मैंने क्यों लगाई है? ये मैंने रेवेन्यू के चक्कर में लगाई है। ये ड्यूटी मैंने क्यों लगाई है? मैंने लोकल इंडस्ट्री, ये प्रोटेक्शन है, लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्शन की वजह से लगाई है। पर्पस मेरा क्या है? ठीक है, हर वक्त पैसे बनाना तो नहीं है। अच्छा, फिर एक और हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंपोर्ट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सोर्स क्या हो सकता है कि आप उसको कहते हैं मैक्स एंड मिन टैरिफ। मैक्स एंड मिन, मैक्स एंड मिन, मैक्स एंड मिन क्या होता है? अगर एमएफएन कंट्री होगा, मोस्ट फेवरेट नेशन, तो उसके लिए क्या ड्यूटी होगी? मिन हो जाएगी। और जो एनएमएफएन होगा उसके लिए क्या होगी? मैक्स हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जी, बात समझ में नहीं आई? अच्छा, एक और देखें जब कंट्रीज होती है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, इनके रिलेशनशिप होते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंट्रीज होती हैं जो दूसरी कंट्री को एमएफएन, मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब दे देती हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, पाकिस्तान ने इंडिया को एमएफएन नहीं कहा हुआ। तो इसका मतलब है कि जो एमएफएन के साथ ड्यूटी होगी, ये एक तरीका हो सकता है, एमएफएन के साथ ड्यूटी हो वो लो साइड पर हो, मिनिमम हो, सेम आइटम के लिए, और वही अगर एनएमएफएन के साथ वही पार्ट मंगा रहे हो तो वो मैक्स हो जाएगी ड्यूटी। नहीं समझे बात?
सर ये तो ज्यादातर तो कहीं trade war में पॉलिटिकल केसेस की वजह से नॉर्मली होता है, बाकी इसका कोई कोई ये बिजनेस इम्पैक्ट तो ऐसा नहीं है बहुत बड़ा आएगा ना। आप सोचें कि आप ये जो एफएमएन जो दे रहे हैं, एमएफएन जो देते हैं, जी जी जी, पॉलिटिकल दो कंट्री के दरमियान रिलेशनशिप की वजह से होती है ना, कि आप उस कंट्री को अच्छा मोस्ट फेवरेट नेशन बाज दफा इसलिए भी नहीं करार देते हैं कि भाई उसकी प्रोडक्ट इतनी सस्ती होती है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक जमाने में फिलिप्स की बात मैं अगर आपसे करूं तो फिलिप्स में भी तो आएगा प्रोटेक्टिव टैरिफ में, प्रोटेक्टिव में उस तरफ आएगा इम्पोज, ये क्यों करी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रिटेलिएशन में ये कि दूसरे ने किया तो मैंने भी कर दिया, देखें लिखा हुआ है, काउंटर वेलिंग पढ़े, लिखा हुआ आ रहा है सर। रिटेलिएटिंग में हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हो रहा होता है उसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे? नहीं नहीं, वो हाँ वो ले सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में हम ले सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, इंडिया तो बैंड है ना पाकिस्तान अभी से। ट्रेड नहीं है, जैसे जैसे सर पहले टमाटर के केसेस में हमारे साथ उसमें बेटा ऐसा होता है कि नहीं, इंडिया के साथ तो इंडिया के साथ जो पाकिस्तान में ट्रेड होता है उसको कहा जाता है नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट व्हाट इज अलाउड, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था ना, ये किताब अगर खरीद लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ना, इंपोर्ट पॉलिसी और ऐसी 50-60 रुपए की किताब है ना। मैंने तो कहा था किसी कबाड़ी से भी ले लें, किसी ने कभी ले ली होगी, और फिर तो इसमें कबाड़ी वाले मिले भी ना इस लॉकडाउन में। हाँ, जैसे 1-2 कबाड़ी ऑनलाइन बेच रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ किताब वालों से आपका राब्ता करवा सकता हूँ, मुझे तो घर पे दे के जा रहे हैं वो हैं, सारी व्हाट्सएप कर देते हैं कबाड़ की किताबें, उसके बाद कहते हैं आप इसमें छांट लें जो आपके समझ में आएगी उसकी, वो व्हाट्सएप के कुछ मैं कहता हूँ कंटेंट भेजो, कंटेंट भेज देता है, पढ़ता हूँ, कहता हूँ अच्छा किताब ले आओ, 2 दिन पढ़ के अगर समझ में आएगी तो खरीद लेंगे, तो वापस ले जाएंगे। वो आपके घर पे ना पूरा एक सुजुकी में भर के, एक मोटरसाइकिल में भर के ले आएगा। तो इसमें यह कि ये आपने नेगेटिव लिस्ट, बैंड आइटम्स देखें, जैसे ये है ये देखिए, ये नेगेटिव लिस्ट, बैंड आइटम्स नजर आ रहा है, नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव। अब आपको सारे क्या क्या आप मंगा सकते हैं, क्या नहीं मंगा सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट। तो इंडिया के साथ हमारा जब चक्कर चलता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट की बात होती है। ये अगर हमारे पास होगा ना तो हम ये पेज नंबर रेफर करते रहेंगे, और मैं कहूंगा अच्छा भाई पेज नंबर 16 खोलो, पेज नंबर 16 खोलेंगे, अच्छा जिशान ये देखना क्या लिखा हुआ है, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मौका मिले तो खरीद लें, पेटी वाला से वैसे ही मिल जाएगी। इसकी कोई एग्जांपल हो रिटेलिएटिंग की सर, जैसे 2 कंट्रीज के दरमियान, जैसे चाइना का भी हमने खुद पढ़ा था बहुत ज्यादा कि चाइनीज, और ये इसकी भी मेरे पास स्लाइड होगी मेरा ख्याल है। चाइना यूएसए की जो अभी ट्रेड है ये ज्यादातर रिटेलिएशन पे ही है ना? जी 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 जी, ये देखें आप, ये देखें ना सर, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी अमेरिका ने यूरोप ने लगाई थी, तो उसके अगेंस्ट पे अमेरिका ने भी लगा दी थी बिल्कुल। अच्छा, ये रिटेलिएटिंग में आमतौर पर एंटी डंपिंग भी आ जाते हैं, ठीक है। एंटी डंपिंग पे भी मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं, यहां तक कोई इशू तो नहीं है, बताएं मुझे। सर यहाँ तक नहीं है, बस सर एक अगर आप मुझे एक एक्सप्लेन कर सके, मैं रिकॉल करी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, आपने मिक्स्ड उसकी बात की थी जो क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन की टैरिफ की, सर वो अगर मिक्स में बेटा ये होता है कि वैल्यू पे भी कैलकुलेट किया जाता है और टैरिफ की क्वांटिटी पे भी डायरेक्ट जो है ना 500 रुपीज पे भी, और विच एवर इज हायर वो इम्पोज हो जाता है। जैसे आपके सर ने बताया होगा ना अभी जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सर ने, कि कॉस्टिंग कैसे होती है, सी में कैसे होती है, उसको कौन सा टैरिफ, उसको क्या कहते हैं, उस टैरिफ उसको क्या कहते हैं, उसका एक खास नाम होता है, क्या कहते हैं इसको, ये जो होता है, क्या कहते हैं, कौन सा वेट कहते हैं उसको, वेट चार्जेस, वॉल्यूमेट्रिक वेट, हाँ वॉल्यूमेट्रिक वेट। इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट का मतलब, वेट और वॉल्यूम विच एवर इज हायर। आप तो एक तरफ टन लेते हैं जी, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, उसको बोलते हैं रेवेन्यू टन। रेवेन्यू टन का मतलब ये होता है कि वेट और वॉल्यूम विच एवर इज हायर विच विल बी एप्लीकेबल, कि अगर आपने ये किताब ली, यानी कि इसका मतलब है इस किताब को भेजना और 10 किलो रुई भेजना, दोनों के रेट एक जैसे नहीं होंगे।
उनके वॉल्यूम में वो ज्यादा वो होगी। वॉल्यूम में ज्यादा होगा तो वॉल्यूम अट्रैक्ट कर जाएगा। ये अभी पढ़ाया होगा ना, अभी आपने जो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है ना, तो रेवेन्यू जो इसको बोलते हैं रेवेन्यू टन, इसका जो बिजनेस वर्ड होता है उसको कहते हैं, प्रोफेशनल वर्ड होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू टन। रेवेन्यू टन मींस वेट और वॉल्यूम विच एवर इज हायर, वो अट्रैक्ट कर जाएगा। अभी तक जी नहीं पढ़ाया लेकिन आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं अभी तो पहुंच गया, अभी वहां पहुंचे नहीं, शिपिंग लाइन नहीं पहुंचे अभी, इसका मतलब है। नहीं, मैं हनीफ साहब को बता रहा हूँ, उन्होंने भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अच्छा, मैं इसकी स्लाइड आपको भेज सकता हूँ, मगर ये असल में देखिए ये अगर नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। आई थिंक टीम को क्लियर भी हो गया। हाँ, रेवेन्यू टर्न्स इसको बोलेंगे, रेवेन्यू टर्न्स, इसलिए हमेशा इसी तरह से उसको फिर उसके नीचे उन्होंने लिखा होगा 1 टन इज इक्वल टू 1 सीबीएम। जो कोई साहब कह रहे थे ना आप में से कि सीबीएम, तो एक तरफ 1 टन लिखा होगा, 1 टन इज इक्वल टू 1 सीबीएम। इसका मतलब है टन भी निकालेंगे और सीबीएम भी निकालेंगे, विच एवर इज हायर वो रेट अट्रैक्ट कर जाएगा। तो लिखा होगा 60 रुपीज पर रेवेन्यू टन, और रेवेन्यू टन इज इक्वल टू 1 सीबीएम इज इक्वल टू 1 टन। अच्छा, इसी के नीचे अगर बाय एयर में आएंगे तो गेम चेंज हो जाएगा। बाय एयर में क्या होता है, 1 टन इज इक्वल टू 6 सीबीएम, 1 टन इज इक्वल टू 6 सीबीएम। आयाटा का रूल है ना जी, तो वो आप गेम चेंज हो जाएगा, 1 टन इज इक्वल टू 1 सीबीएम। तो इस तरह से आपको अगर पैसे कोई भी चीज दे दी जाए, ये पार्ट दे दिया जाए, बोला इसका बायर वेट निकालो, तो डिफरेंट रेट निकलेंगे, रेवेन्यू टर्न अलग होगा। ठीक है, चलें, खैर, तो यही कंपाउंड में भी ऐसे ही होगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, ये वो कंपाउंड कह रहा हूं मिक्स्ड में। ठीक है, कौन सा एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसके लिए थोड़ा बहुत मैंने बोल तो ज्यादा दिया है, लेकिन स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, तो लिहाजा मैं, शायद आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने सारी बातें बता दी हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ है ना, सिंगल स्लाइडिंग जो होता है कि जैसे जैसे चीजों की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है ना, गवर्नमेंट टैक्स भी ऐसे ऐसे बढ़ाती रहती है, टैरिफ कम ज्यादा करती रहती है। नहीं समझ रहे बात। अगर वर्ल्ड में जो टमाटर सस्ते हो गए, तो क्या होगा, गवर्नमेंट ड्यूटी चेंज कर देगी। इसी तरह से क्यों, क्योंकि दुनिया में सस्ते हो गए और आपके यहाँ महंगा है तो मसला डिफरेंट है, आपके यहाँ सस्ता है दुनिया में महंगा है तो डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है ना जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? एक सवाल है सर, साहब बोलो। जी साहब। सर, ये प्रोडक्ट की अगर मतलब कि कोई भी इंपोर्ट के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर मतलब अगर उसकी इंपोर्ट को डिस्करेज करना हो तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ड्यूटी के थ्रू ही खाली हो, ड्यूटी के थ्रू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो आपका जो मैंने आपसे कहा कि आपका जो WTO है वो नाराज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा द पर्पस ऑफ WTO इज, देयर आर 2 पर्पसेस, वन इज टू इंश्योर कोहेरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द ट्रेडिंग कंट्रीज। कोई जा सकता है कि उसने ये मेरे पास ये मसला पैदा कर दिया तो इसका मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। And similarly, another purpose is to provide assistance to developing countries, low income countries और trainings। ये काम होता है WTO का, वो मैनेज करने की कोशिश करता है। और जब मैनेज नहीं हो पाता तो फिर उन्होंने एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स, मेजर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, NTM। देखें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, NTM, इसको कहते हैं NTB, और इन सम बुक्स इज मेंशन एज नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स मींस अदर देन ट्रेडिशनल टैरिफ। यानी टैरिफ तो आपने 20% रख दिया है, लेकिन आपने क्या ऐसी हरकतें की हैं, व्हाट आर यू डूइंग, पर्पस क्या है? इंपोर्ट, अभी आपने क्या कहा, मेरा पर्पस क्या है? इंपोर्ट डिस्करेज करना, डिस्करेज करे, कर्टेल करूं, कम से कम हो। तो अब मैं अगर टैरिफ बढ़ा देता हूं और कोई कोर्ट में चला जाता है, और क्यों? क्योंकि मेरी कंट्री बदनाम हो जाती है कि हम तो इक्वल। देखें, एक जमाने में तो ओपन इकोनॉमी नहीं थी इंडिया की, मैंने आपको बताया था। अब इंडिया ना बाहर से लेता था ना अपनी प्रोडक्ट जाने देता था।
इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री, 1.2 बिलियन पीपल, हर आदमी चाहता है कि वहां जाकर बिजनेस करे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी बिग कंट्री, 200 मिलियन पीपल, और हमारे पास फोर्ड, सारे लोग बहुत पहले आ गए थे ना, आपने पढ़ा है 60s में आ गए थे लोग हमारे पास, 50s में एंड 60s में। तो बात ये हो रही है कि ओपन इकोनॉमी है, इक्वल प्लेइंग फील्ड देनी है, तो और मुझे अपना सेफ गार्ड भी करना है। व्हाट शुड आई डू? तो उसके लिए जो WTO अलाउ करता है उसको कहते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स। तो नॉन टैरिफ मेजर्स समझ रहे, बात समझ में आ रही है? कुछ बात बन रही है? सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। क्या चीज? नॉन टैरिफ बैरियर्स वाली सर। हाँ, अभी समझ में आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। देखो, नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं कि टैरिफ वही रहेगा, एडिशनल ड्यूटी आ जाएगी। अब खाली यानी ड्यूटी के अलावा और भी सोचें क्या चीज आ सकती है। क्वांटिटी में कोई कोटा फिक्स कर दें कि भाई इस मुल्क में, देखो गवर्नमेंट कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कहे कि यार पावर की शॉर्टेज है और हर एक को एयर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। सुनिएगा जरा मेरी बात, मेरे साथ रहिएगा, एयर कंडीशनर हर एक को नहीं लगाना, वही बंदा लगाए जो अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, जो अफोर्ड, इतना महंगा कर दो, तो महंगा करने का तरीका क्या है? एक तो एक ड्यूटी बढ़ा दो, महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, पाकिस्तान में तो असेंबली होती है ना। एक और तरीका हो सकता है, इंपोर्ट क्वांटिटी लिमिट कर दो कि एक साल में पाकिस्तान में 1 लाख एयर कंडीशनर इंपोर्ट हो सकते हैं। क्या होगा? व्हाट विल हैपन? प्राइस बढ़ सिर्फ 1 लाख लोग खरीदेंगे। नहीं, क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? क्या होगा? डिमांड सप्लाई का गैप आ जाएगा। फिर क्या होगा? प्राइस हाई हो जाएगी। कौन लोग खरीद पाएंगे? अमीर लोग खरीदे जी। जी, आम आदमी तो फिर वो कहेगा कि आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। यही 50,000 रुपए का एयर कंडीशनर आपको मिलेगा 5 लाख का। आप कहेंगे नहीं, रहने दो। फैन 50,000 के हो जाएंगे सर। जी हाँ, फैन 50,000 का ना हो जाए, इस मुल्क में ऐसे ही है। तो जरा सुनेंगे, इट मीन्स नॉन टैरिफ मेजर्स आर परवेसिव। ये दुनिया में इंटरनेशनल, परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव समझते हैं ना क्या होता है? मैंने आपसे क्या कहा? परवेसिव क्या होता है? एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है जी? यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में ऐसे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, इसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहाँ बोल भी देता हूं, आपके पास रहेंगी तो आपको आसानी भी रहेगी, समझ में भी आता रहेगा। पहली बात याद रखेंगे, पॉलिसीज अदर देन टैरिफ्स दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या है ये? वो नॉन टैरिफ मेजर्स आर पॉलिसीज अदर देन टैरिफ, जो अभी हमने बात की, नहीं मलिक साहब भी कहता है, ड्यूटी के अलावा अब हम चीजें देखेंगे। हाउ कैन वी curtail इंटरनेशनल ट्रेड? इंपोर्ट ना कहें, इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है अगर फर्ज करें कि बाहर हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं और हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? बताएं ना। एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दें, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी फिक्स कर देंगे भाई जी, क्वांटिटी फिक्स कर देंगे। क्वांटिटी फिक्स कर दें। आज देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्जिकल आइटम्स पे तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है ना, एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड। ठीक है जी, यहां तक कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रही है ना बात? साद भाई अब समझ में आया? नॉन टैरिफ बैरियर मींस पॉलिसीज अदर देन टैरिफ टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब वो कौन कौन से इसके देखें, कुछ किताबों में लिखे 6, किसी किताबों में लिखे 8। मैं चाह रहा हूं कि हमको याद ना करें, हम खुद ही अपने आप से पूछें यार क्या करना चाहिए। आपने कहा क्वांटिटी फिक्स कर दो, खुद ही कम हो जाएगा।
ठीक है, क्वांटिटी एक जहन में आ रहा है। अभी आप टीवी खुद कहेंगे अच्छा सर ये भी तो होता था, ये भी होता है, ये आगे चलते हैं थोड़ा सा, पहले इसका एक बैकग्राउंड अपना ऐसे बनाते हैं ना बाहर, उस शेल में अंदर हम सब लोग उस शेल के अंदर घुस जाते हैं, फिर निकलने की बाहर कोशिश करेंगे तो आइडियाज आएंगे जहन में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नॉन टैरिफ मेजर्स आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, क्योंकि यहां तो क्वांटिफाई करना आसान होता है, 5% ड्यूटी ऐसे ही है, अब वो कैसे करें। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर टैरिफ लेवल्स आर ऑलवेज पब्लिश इन टैरिफ शेड्यूल्स। याद है मैंने आपसे कहा शेड्यूल 1 टैरिफ बैरियर आर पब्लिश्ड 0%। देखो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? जी सर। है ना, इट्स इजी टू क्वांटिफाई। 5% ड्यूटी है, 1 रुपी पर वॉट, 500 रुपीज पर मोबाइल। But non-tariff measures are difficult to quantify because they are not published in tariff schedule. Schedule में तो नहीं छपे हुए. And while these can be large, cumbersome and difficult to read, बहुत बड़ी गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट कभी भी लगा सकती है, कभी भी लगा सकती है, कोई फ्लक्चुएशन आई यहाँ पे जी जी बिल्कुल लगाती है। अभी आप खुद कहेंगे अच्छा ये भी तो लगाया है। टमाटर के केस में देखें, अगर टैरिफ के अलावा और कुछ किया तो देखें, हमें टमाटर से निकलना होगा। आज टमाटर से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं। ठीक है बेटा, तो कोई एग्जांपल दे दें। हाँ देंगे ना, अभी आप पढ़ें तो सही पहले। अभी आप खुद देंगे, मैं थोड़ी दूंगा, आप देंगे, आप कहेंगे अच्छा ये भी तो किया था। अगर देखिए, अगर एग्जाम्पल मैं दे दूं तो फिर आपके पढ़ने का फायदा क्या है। मैं चाहता हूं आप कहें हाँ ये भी तो, अरे ये भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप सोचेंगे मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या करना चाहिए अदर देन टैरिफ। याद रखना है, टैरिफ बढ़ाकर आपने कहा तो डब्ल्यूटीओ में कोई चला जाएगा, कोई डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने फिर कहा हुआ है कि जी मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो मुल्क इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, हमें अपना मसले हैं, तो हम काउंटर व्हीलिंग में चला जाएगा। आपने बढ़ाया, अगले ने भी बढ़ा दिया, फिर क्या होगा। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोकल जो डोमेस्टिक आपका बिजनेस है उसको किसी तरह सब्सिडाइज करेंगे, लोग लोकली प्रोड्यूस करें तो बाहर से मंगवाएंगे नहीं, इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये तरीका रेगुलेटरी ड्यूटी का तो काम नहीं आता। हाँ, रेगुलेटरी ड्यूटी एक हो सकती है, बिल्कुल सही कह सकते हैं। रेगुलेट कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी है सर। आप वो एडिशनल नहीं, एडिशनल तो देखो, एडिशनल समथिंग एल्स एंड additional is something else, regulatory is something else, excise duty is something else, FED is something else, CED is something else। या समझना है, टैरिफ के अंदर में जो आता है, टैरिफ में तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी आती है, टैरिफ पे कस्टम ड्यूटी आती है। उसके अलावा जो सारी ड्यूटी इधर उधर से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं टू इंक्रीज रेवेन्यू। देखो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी आई थी ना, वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आई थी, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में 1% लगाई गई थी, याद है आपको। 1% कस्टम ड्यूटी एज ACD जो कहलाती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। फिर अभी उमर ने कहा रेगुलेटरी ड्यूटी कैसे हो सकती है कि एयर कंडीशनर पे गवर्नमेंट ने 30% ड्यूटी लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बनता है, पाकिस्तान में ही बनता है। और सुनेगा नहीं, गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि रेगुलेटरी ड्यूटी अगर मैं लगाऊंगा ना तो देखो, रेगुलेटरी ड्यूटी एयर कंडीशनर पे कब लगी, मैं आपको इसके ऊपर पूरी स्टोरी बता सकता हूँ। बेसिक कहते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक। और मे बी another measure can be intellectual property rights like PSQCA mark और CE mark। ऐसा हो सकता है ना कि आप कहेंगे जी ये चाहिए होगा तो PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का मार्क चाहिए, सर्टिफिकेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। एंड अदर कैन बी अ प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या हो सकता है, वही सेल होगा जो पाकिस्तान में हलाल मार्क लैब से टेस्ट होगा, ये हो सकता है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। ये है बिल्कुल ठीक है, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको नटशेल में आपसे डिस्कस करूं तो मैंने आपसे कहा कि कोटा जो है, कोटा मींस टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम नॉर्मली वाया इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, कि आपने जैसे अभी हमें कहा कि एक तरीका ये हो सकता है कि पाकिस्तान चीज का कोटा फिक्स कर दे, लाइक इन यूएस चीज इंपोर्ट कोटा है, यूएस में चीज इंपोर्ट कोटा है। एक और होता है, उसको बोलते हैं टैरिफ फ्री कोटा।
टैरिफ फ्री कोटा, टैरिफ फ्री कोटा ये होता है लिमिटेड क्वांटिटी एट 0 और लो रेट, हाउएवर हायर रेट सब्सिक्वेंट इंपोर्ट। बात क्लियर हुई? ठीक है, लाइक प्रोग्रेसिव जी सर रिपीट। प्रोग्रेसिव होगा। हाँ प्रोग्रेसिव होगा। लिमिट मैंने कहा एक ऑप्शन ये हो सकता है। अच्छा, ये मैं मुख्तलिफ कंट्रीज के स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वहां से मैं कुछ पॉइंट्स अपने जहन में लिख लेता हूँ, कागज पे लिख लेता हूँ कि मुझे डिस्कशन में हम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपसे कहा कि टैरिफ फ्री कोटा, टैरिफ फ्री कोटा ये होता है लिमिटेड क्वांटिटी यू में इंपोर्ट एट 0 और लो रेट, हाउएवर हाई रेट सब्सिक्वेंट इंपोर्ट। उसके बाद जो मंगाएंगे उस पे क्या होगा, हाई रेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? नहीं क्लास में हूं ना, क्लास ही। अच्छा, फिर मैंने आपसे लोकल रिक्वायरमेंट का बताया था कि लोकल क्वांटिटीज गवर्नमेंट कहती है कि लोकल क्वांटिटी यूज होनी चाहिए। फिर लीगल मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बताया, ऑल दीज स्टैंडर्ड्स एट कॉस्ट टू द कंपनी मे बी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट इन लोकल लैब टू इंश्योर क्वालिटी। ऐसे ही होगा जी? ये क्लियर हो गई ये बात? यस सर। सर जितनी चीजें हमने डिस्कस की ये सब आएंगी मेथड्स टू मेक इंपोर्ट डिफिकल्ट। यस, नॉन टैरिफ मेजर। हम उस जहन में रहे जो हमें हमारे साथ साहब ने जब पूछा था कि सर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दें अदर देन ड्यूटीज, जीडी। हाँ, टैरिफ, अदर देन टैरिफ मेजर्स। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा कि टेस्टिंग रिक्वायरमेंट भी आप लिख सकती हैं। फिर एक और जो हमें अभी बेनिश ने कहा उसको कहते हैं लेबलिंग, पैकेजिंग, डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो मंगाना है उस पर उर्दू में लिखा हो। इसका मतलब है कि एक्सपोर्टर को स्पेशल काम करना पड़ेगा एंड इट विल एड कॉस्ट, राइट? और क्योंकि उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको तो नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट मींस एक्सपोर्ट प्राइस महंगा हो, एक्सपेंसिव होगा, आपके लिए महंगा हो जाएगा। एक और चीज होती है जिसको मैंने आपसे कहा था कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। आमतौर पर दिस ट्रेड बैरियर्स अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, आई थिंक सो दिस साइटोफेनेटरी जो होता है, फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी रिक्वायरमेंट जो होती हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्री समझती हैं, वो समझती हैं क्या हम पर ज्यादा से ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही? एक और होता है उसको कहते हैं रिलेटेड टू लॉ, डिले इन लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस, ऐसे ही होगा, कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या होगा? मोस्ट डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड एलिमिनेट। इसको बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा, राइट? तो ये कुछ मैंने बैरियर्स आपके साथ डिस्कस किए। एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो हम रखेंगे डंपिंग। यू नो व्हाट इज डंपिंग? सर एक सवाल है मेरा। जी 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 सर हमने डिस्कस किया मेथड्स टू मेक इंपोर्ट डिफिकल्ट। सर हमने टैरिफ नहीं लगाया, हमने नॉन टैरिफ मेजर लिए, और एक फॉर एग्जांपल हम ना मंगाते हैं पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट, उस पे हमने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी और हमने उस पे बहुत सारी और थर्ड शेड्यूल के आइटम्स में ऐड कर दिया, उसको एमआरपी के ऊपर हम सब कर रहे हैं, उसकी हम नॉन टैरिफ मेजर्स ले रहे हैं। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, एक फैसिलिटी होती है कस्टम बॉन्ड फैसिलिटी, हम वो फैसिलिटी भी दे रहे साथ साथ इम्पोर्टर को। अब वो क्या रहा है कि वो मंगवा के रखे जा रहे हैं और अपने कस्टम बॉन्ड के अंदर वो रखे जा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एक तरफ फैसिलिटी दे रहे हैं कि ड्यूटी के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर ड्यूटी, लेकिन बेटा वो भी कौन आदमी मंगा सकेगा जिसके पास इंपोर्ट के पैसे होंगे? ड्यूटी तो एक बहुत छोटा फैक्टर होगा। ये तो आप फैसिलिटेट कर रही हैं, लेकिन ये तो एक बहुत छोटा फैक्टर है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एक्सपोर्ट का प्राइस है 100 रुपए तो उसने दे दिए हैं, आप तो उसके 20 रुपए उसके पास नहीं है, उसके लिए जो 100 रुपए वो दे चुका है वो तो उसको देना पड़ेगा।
और सुनेंगे, एक और बात सुननी है, जो उसने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा है, देयर इज नो फ्री लंच, उसके एक पैसे हैं सर, वो इतने पैसे नहीं होंगे सर। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बहुत सारा स्टॉक उठाया और उसने कोई क्लियरेंस नहीं करवाई, उसकी डायरेक्ट उठा के उसने कस्टम बॉन्ड में रख लिया। आपने तो उसको फैसिलिटी दे दी कि तुम टुकड़ों टुकड़ों में पे करो, स्टॉक को क्लियर कराओ और बेचते जाओ। कोई बात नहीं, एक मंगा लिया, लेकिन हम इस एक तरफ आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ फैसिलिटी, देखो ये फैसिलिटेट, अगर आप, ये तो फैसिलिटी एक ऐसी है कि ये हर एक के लिए अवेलेबल है ना, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, ये फैसिलिटी कौन अवेल करेगा? उसके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे। और अगर ये फैसिलिटी, जिसके पास पैसे नहीं है वो खुद ही नहीं आएगा। सर जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रोडक्ट था जॉनसन एंड जॉनसन का, तो मार्केट इंटेलिजेंस थी कि वाइप्स के ऊपर और इन सब के ऊपर जो है ना ये ड्यूटी बढ़ने वाली है, ड्यूटी बढ़ेगी और थर्ड शेड्यूल में भी कुछ आइटम्स जाएंगे। तो फटाफट ऐसे खुलवा के सारा स्टॉक कस्टम बॉन्ड में रख लिया, ड्यूटी पे नहीं की, ड्यूटी पे करने के पैसे नहीं है, आप सब उठा के उसमें कर दो। उसके बाद ड्यूटी पे जब सब चीजें हो गई तो वहां से निकाल के प्रीमियम पे उसको बेचा। फिर कस्टम ने ये वाला रेगुलेशन लगा दिया कि एमआरपी प्रिंट करो, उसके ऊपर स्टिकर लगाओ, प्रिंटिंग करो, उसके पैसे भी शायद इतने नहीं होंगे जितने का महंगा उन्होंने मार्केट में खुला करके बेचा। बस वो तो ये तो देखें, वो तो उसको बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो जी बताइए बताइए बताएं 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 क्या चीज बेटा, आवाज आपकी बहुत कट रही है ना जी। सर आपने जब पढ़ाया था वाइट रेट, तो वाइट, सर आपको आवाज आ रही है मेरी अब? जी अब आ रही है, जी आवाज आ रही है। सर आपने जब पढ़ाया था वाइट रेट, सर आपने बताया था कि जो ट्रेड है वो दो वजह से करते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज पे या कंपैरेटिव एडवांटेज पे। कंपैरेटिव एडवांटेज पे जब करते हैं जिसमें जो दूसरी कंट्री है वो लोएस्ट या चीप प्राइस पे बना रही है, तो जब इस तरह की एंटी पॉलिसी हम लगाएंगे तो सर अगर हमें कंपैरेटिव एडवांटेज लेना होगा किसी ट्रेड के अंदर, तो वहां पे हमें पता होगा कि ये आइटम इतना आ रहा है, डंपिंग भी हो रही है, बट क्योंकि उस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव एडवांटेज लेना होगा, तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आंख बंद कर लेंगे। लेकिन साथ रखेंगे, आंख बंद कैसे करेंगे कि इंश्योर वी शुड नॉट हर्ट इन आर बीओपी, क्योंकि अगर बीओपी हर्ट करेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। आप महंगी चीज कब खरीद लेते हैं? जब इनकम ज्यादा होती है, जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जब भी खरीद लेते हैं ना। आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खरीदने जाती हैं और आपको ये पता है कि ये महंगा लगता है, लेकिन जेब में पैसे होते हैं तो क्या कहती हैं, यार चलेगा। ऐसे ही होता है, क्यों? क्योंकि पसंद आ जाता है। बाज लोग कहते हैं जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कहते हैं यार कि ये मार्केट में 110 की थी, मुझे 115 मैंने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी। और पसंद के साथ साथ क्या था, अफोर्डेबल भी थी। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए हमेशा जब मैंने, पता नहीं मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन रमीज को और उमर को पता होगा कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ्स होते हैं, याद है उमर? मोमेंट ऑफ मार्केटिंग में मोमेंट ऑफ ट्रूथ होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उमर? रमीज भी नहीं है हमारे साथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहलाते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं, एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है उसको कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ व्हेन यू चूज द प्रोडक्ट। और किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज कब करते हैं? जब वो अफोर्डेबल होती है, जब भी तो चूज करते हैं। नहीं तो आप देख के कहते हैं नहीं नहीं, कोई महंगी आइसक्रीम हो, बच्चा जिद करे, बोले नहीं 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 खाओ, गला खराब हो जाएगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाई चाहते तो सब हैं, विश तो आप सबकी है कि आप BMW में घूमें, लेकिन चूज कब करते हैं? इफ द प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल। ये कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ मार्केटिंग में। फिर उसके सेकंड होता है अफोर्डेबल। फिर सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है कि व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट। यूज का मतलब है जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि अदर प्रोडक्ट इज सर्व द पर्पस, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिसको क्वालिटी कहते हैं। यानी प्रोडक्ट जिस मकसद के लिए लिया गया था, क्या वो सर्व पर्पस, वो सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो इट मींस यू विल नॉट परचेज अगेन। फिर थर्ड मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, उसको कहते हैं रीपरचेज। रीपरचेज कब करते हैं? जब सेकंड मोमेंट ट्रूथ होता है तो थर्ड पे जाते हैं। और रीपरचेज करने जाते हैं तो जी सेटिस्फेक्शन होती है, जी भी रीपरचेज करते हैं। और रीपरचेज करने जाते हैं तो क्या चीज इंश्योर करते हैं? कि प्रोडक्ट अवेलेबल हो।
ये 3 मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल, जब अफोर्डेबल होती है, अफोर्डेबल कब हो जाती है? कभी कभी आप जरूरत से महंगी भी चीज खरीद लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मैंने कहा कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये जरा वन बाय वन जल्दी फास्ट ट्रैक पे देख लेते हैं। ठीक है, सब्सिडीज देते हैं, एंड देन क्वांटिटी कंट्रोल में कोटा मैंने आपको बता दिया, कोटा का सारा बता दिया। फिर मैंने VER भी लिखवा दिया है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट भी लिखवा दिया है, लेजिस्लेशन बताया आपको, नॉन टेरिटोरियल लेबलिंग टेस्टिंग ये हमें हमारी विनिश साहिबा ने बताया था, फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो मैंने आपसे कहा था, और परमिशन रिक्वायरमेंट, काउंटर ट्रेड, ये सब मेरा आपसे डिस्कस हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग की क्लासिकल एग्जांपल स्टील की है, अमेरिका और चाइना की। फिर ये मैंने नॉर्मल वैल्यू आपको बताया, एक्सपोर्ट प्राइस बताया, और फिर डंपिंग मार्जिन बताया। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा जरा और देख लें, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो अच्छा, फ्री ट्रेड जो गवर्नमेंट होती है ना, नॉट रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल, जैसे जैसे आप कहते हैं दुबई की आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि यार फ्री ट्रेड है, सुना है ना आप जी? वहां पर कंट्रोल नहीं होता ना। इफ गवर्नमेंट कंट्रोल यूजिंग सम ट्रेड पॉलिसीज, and the trade policies used by government, as I always said, an export count, basically export country collect is called export tariff। जिस तरह मैंने import की बात करी, इसी तरह से export tariff भी हो सकता है। WTO की बात करी। and one more thing, always remember, problem with subsidy, subsidy के साथ problem क्या होता है? problem with subsidy expenditure on domestic government क्या होता है, क्या issue होता होगा? सब्सिडी देने में क्या नुकसान होता है? सर गवर्नमेंट को के उसपे बताइए क्या होगा? गवर्नमेंट के बजट पे रेवेन्यू कम जनरेट करेगी गवर्नमेंट, नहीं रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हो क्या रहा है, मैंने आपसे कहा था कि 60 रुपए किलो की शक्कर, 80 रुपए की शक्कर 60 रुपए किलो ब्राजील में बेची गई है। इसका मतलब है कि जो ब्राजील में चाय लोग पी रहे हैं उसमें बिनिश के भी 4 आने शामिल हैं। 20 रुपए ऐसे ही है, टैक्स तो मैंने दिया था। करेगी ना, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हाँ, रेवेन्यू तो बड़े हो गई ना जनरेट, बल्कि एक्सपेंस बढ़ जाएगा, रेवेन्यू तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ इनकम हो रही है वहां से जो उसमें BOP में डॉलर आ रहे हैं, ऐसे ही होगा। That's why you can write, in developing countries find it difficult as compared to developed countries due to lack of resources। क्योंकि developed countries में क्या होता है, टैक्स बेस बहुत बड़ा होता है, बट टैक्स इज अबाउट 35%, 30% टैक्स। एंड कितने लोग टैक्स देते हैं, आप क्या कितने देते हैं, ऐसे ही होता है। टैक्स टू GDP रेशो निकाला जाता है। And the government may impose tariff or subsidy and subsidize the domestic supplier। ये मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट या तो टैक्स इंपोज करती है या सब्सिडाइज करती है। But a tariff would raise domestic price of import and consumer have to pay higher price। ये आ रहा है ऐसा या नहीं होगा? बताइए, अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगा देती है तो नुकसान क्या हो रहा था? अभी क्या टैरिफ बढ़ा देती है या नॉन टैरिफ बैरियर से नुकसान क्या हो रहा था कंज्यूमर को? महंगा मिल रहा था। कंज्यूमर हैव टू पे more, यस एक्स्ट्रा, पे हायर प्राइस। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एक्सपोर्टर को तो उसका भी नुकसान क्या हो रहा था? हमारे टैक्स से वो पैसे बाहर उसको सब्सिडी देंगे। हाँ, यानी एक्सपोर्टर को तो कुछ फायदा हो रहा था, एक्सपोर्टर वाज मेकिंग मनी, इंडिविजुअल कंज्यूमर को कुछ नहीं हो रहा था। समझ रहे? एंड अंडर WTO एग्रीमेंट, जो WTO का एग्रीमेंट है, एक्सपोर्ट सब्सिडी कंसीडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर आप WTO को स्टडी करेंगे तो वो बताएगा दिस सब्सिडी इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस
And that's why importing country may impose countervailing duties to offset export subsidy. नहीं बात समझ में आई? सर साथ बोल रहा हूँ जी साहब, आपकी आवाज में 1 लाख लोगों में पहचान सकता हूँ। थैंक यू सर। WTO के पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर कोई मुल्क अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। लाइक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ सर आपको, हम या फ्रांस से मिनरल वाटर इंपोर्ट करते हैं, वाटर हमारे पास अपना भी है, लेकिन जो पानी वो पानी महंगा भी है। अगर लाइक जैसे हमारा जो नेस्ले का या एक्वाफिना का वाली बॉटल अगर 30 रुपए की है 40 रुपए की है, अगर बाहर से पानी आ रहा है या दुबई से जो मिनरल वाटर आ रहा है वही बॉटल 60 रुपए मतलब 200 रुपए की भी है, आनी चाहिए। लोग नहीं, जो वो कौन लोग ले रहे हैं सर? जो अफोर्ड कर सकते हैं, बस अफोर्ड कर सकते उनको लेना चाहिए। तो ऐसी कोई WTO के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप कोई चीज अगर खुद आप उस चीज वो चीज आप नहीं देखिए, ओपन इसीलिए मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी एंड कोहेरेंस। WTO का तो काम है, अदरवाइज तो अगर हर मुल्क कहने लगेगा कि मैं सिर्फ अपना रहूंगा तो फिर ट्रेड होगी कैसे? फिर उसकी शर्त पर होगी कि सऊदी अरब क्या मैं तेल किसी और को नहीं दूंगा नहीं दूंगा, वो लेगा वो नहीं लेगा, फिर कैसे चलेगा मुल्क, कैसे चलेगा? आप सोचना शुरू करें। तो जो वो तो कहता है जो जिसके पास जो ज्यादा हो वो दे दे और जो कम हो वो भी दे दे, महंगा दे दे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला तो खरीदार होना चाहिए ना। आप अपनी चीज के पैसे मांग रहे हैं, सही भाई। आप वो पानी कौन खरीद रहा है? मैं और आप तो नहीं खरीद रहे। जो खरीद सकता है उसको खरीदना चाहिए। भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन प्याज 500 रुपीज पर केजी खरीदते हैं। आप कारफोर में चले जाएं, सफेद रंग की प्याज होती है, 500 रुपीज पर केजी लोग खरीदते हैं, लाइन लगा के लेते हैं। तो कहते हैं जी पाकिस्तान की प्याज बहुत तेज होती है। तो वो तो WTO तो चाहता है ऐसा हो, लोग शिकायत लेकर जाएं कि देखें वो रोक रहा है। हाँ, अब उसने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकती है टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, जो वो कर रही है कि भाई ठीक है इतना महंगा पानी है कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा। सही। और अगर इसमें ऐसा हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी कंट्री में वो 60 की है और मैं बाहर उसको 80 की एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और जहाँ मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ वहाँ पे वो चीज 100 रुपीज बिल्कुल, की है, तो कोई बात नहीं, लोकल से महंगा कर रही हूँ, तब भी WTO बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है बेटा, बहुत अच्छी बात। देखो मेरा मुल्क भी पैसे बना रहा है और वो मुल्क भी पैसे बना रहा है। WTO तो चाहता है ये कोहेरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड एक और लाइन मैंने लिखवाई थी, मैंने कहा था प्रोवाइड असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। सर मेरा सवाल ये कि मैं अपनी कंट्री, मतलब मैं उस लोकल जो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ वो कंट्री तो मैं कम ही दे रही हूँ, तब मुझे WTO नहीं रोकेगा? नहीं, WTO तो मेरी कंट्री से महंगा है बट उस कंट्री दोनों के लिए विन विन है ना सर नहीं सर, सवाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफिशियली अपनी प्राइस को लो दिखाऊं और मैं बोलूं मैं तो आपको महंगा दे रही हूँ, भले आपकी कंट्री में वो सस्ता, बट मैं तो आपको महंगा दे रही हूँ अपनी कंट्री से, तो WTO वहां मुझे रोकेगा नहीं रोकेगा? सर नहीं, आप कैसे महंगा दे रही हैं? आप तो 60 रुपए का था 80 का दे रही हैं, तो जो इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको भी फायदा हो रहा है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उसको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वहां 100 रुपए का मिल रहा था, आपने 80 में बेचना शुरू किया है। आप तो रेमिटेंस लेके आ रही हैं। आप कह रहे थे ना कि WTO सब्सिडीज को रोकती है। सब्सिडी तो कोई भी नहीं दे रहा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी तो नहीं दे रही। सर इसमें जैसे सवाल मेरा ये था कि मैंने आर्टिफिशियली अपनी प्राइसेस लो करी हैं, मतलब लाइक गवर्नमेंट ने लोकली सब्सिडी देके वो सस्ता कर दिया है, और वो जो महंगा प्रोडक्ट है वो फिर रोकेगा, फिर रोकना चाहिए, फिर रोकेगा। वही तो मैंने कहा, वो तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है इसको देख लो ना बेटा। मैं सब्सिडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं दे रही, मैं सब्सिडी लोकल में सस्ता करने के लिए दे रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं बाहर इंपोर्ट कर दूं, वहां भी रोकेगा मुझे WTO? बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि आपने मार्केट से अगर सस्ता बेच रही हैं
अगर आप अपनी कंट्री में सस्ता दे रहे हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। यानी गवर्नमेंट शुगर जो है, आप कह रही है शुगर जो है वो लोकल, एक तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ये कहे कि शुगर 60 रुपए की हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, आप मार्केट में, अच्छा देखो इसकी इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स पढ़ा है, थोड़ा सा समझना है जरा। देखो पहली बात तो ये कि अगर अपने कंट्री में सस्ता करोगी तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि आपने डिमांड और सप्लाई का वो कर्व पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी। तो जब अपने यहाँ कंजम्पशन बढ़ना शुरू होगी तो गवर्नमेंट जितनी सब्सिडी देगी, भाई आज रोना क्या है कि वो कहते हैं कि बिजली के ऊपर से सब्सिडी खत्म करो, वो कहते हैं मेट्रो पे से सब्सिडी खत्म करो, वो कहते हैं गैस पे सब्सिडी खत्म करो। क्यों? क्योंकि वेस्ट कहता था कि हमारी पब्लिक टैक्स देती है और पाकिस्तान में लोग एसी में सोते हैं, क्योंकि वहां लोग टैक्स देते हैं और फिर वो इमदाद देते हैं हमें, मुझे और आपको, और हम यहाँ पर वो जो बिजली का यूनिट 10 रुपए का बनता है, गवर्नमेंट उसको हमें 8 रुपए में देती है। तो सब्सिडी देने का तो मकसद होगा कि लोकल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहोगे। नहीं समझी बात? सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक काम करूंगी, मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स का चार्ट बनाऊंगी, फ्लो चार्ट बनाऊंगी, और फिर आपसे पूछूंगी कि सर ये मैं आप नेक्स्ट क्लास में हमसे सबसे पहले ये पूछें कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। यही मैं चाहता भी हूँ, हमें ये होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को आप सजेशन दें, यार तुम ये क्यों नहीं करते हो। हाँ भाई, हम लिख के तो आप भेजते रहे इन लोगों को ना, आप वो आपकी बात माने ना माने, आपको क्या करना है। आपको तो तसल्ली रहेगी ना कि मैं कहां पर मुझे लोकल लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। जब आप लोकल सब्सिडी की बात करेंगी तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका इंपैक्ट, इस लोकल सब्सिडी यानी लोकल सब्सिडी दे रहे हैं या लोकल प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, दोनों में फर्क है। कंज्यूमर को दे रहे हैं या लोकल प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। लोकल प्रोड्यूसर को दे रहे हैं तो शुगर माफिया को जो आप दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं तो मुझे दे रहे हैं। मुझ तक कैसे पास ऑन होगी, क्या वो मुझ तक पास ऑन होती है या नहीं होती है, यही बातें हमें भी डिस्कस करनी होंगी। उसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा, समझ रहे? और बताइए कोई बात, अभी तक कोई नींद तो नहीं आ रही ना, परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, अभी तक जिम्पैक्स में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना, क्योंकि थोड़ा सा डर है, थोड़ा कोर्स ऐसा जो जिसको बहुत मैं स्टोरी बना के कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा अपनी तरफ टाइम रखूं। आपने बड़ा लाइवली रखा हुआ है उसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत के कोई स्टोरी बनाता रहूं, क्योंकि अदरवाइज ये बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है नहीं, हम तो पॉलिसी को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कुछ बात तो बन रही है ना, कुछ तो बन रहा है। जी बिल्कुल। तो कोई सवाल और पूछना चाहते हैं जनाब ज़ीशान साहब, बेनिश साहिबा? जी सर, एक सवाल जी जनाब, सवाल पूछा था। अभी आपने कहा कि एज पर WTO एक्सपोर्ट पे सब्सिडी जो है वो आपने कहा कि अनफेयर है। हाँ, अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट, एक्सपोर्ट सब्सिडी कंसीडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो सर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फिर किस तरीके से एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा रही होंगी, मतलब लिमिट तक रखें ना, 20 रुपए पे रखें, ठीक है, मगर वो एंटी डंपिंग की तरफ ना ले जाए ना, क्योंकि दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कर रही हैं। देखिए हर कंट्री में तो ऐसा नहीं है कि वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगा, लेकिन काउंटर वेलिंग इज अलाउड इफ यू आर ट्राइंग टू हर्ट अदर कंट्री। ये भी मैंने साथ लिखवाया है आपको। इफ योर एम इज टू हर्ट अदर कंट्री, इसका मतलब है आप डंपिंग की तरफ जा रहे हैं। और अगर डंपिंग की तरफ नहीं जा रहे तो वो हुकूमत चाहती है कि भाई, मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड कर इसीलिए रहे हैं कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भी तो एंजॉय करें कि जो है वो बाहर की चॉकलेट कैसी होती है, बजाय इसके कि मामू और चाचा लाए। तो हमें भी एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक एंजॉय करना चाहिए। वो एंजॉयमेंट ना हो कि फिर हम गाय वाली टॉफी भूल ही गए। देखो आज ऐसे ही हुआ है ना, आज चोको ब्लिस, हम वो गाय वाली टॉफी खा लिया करते थे, वो एक लाल रंग की आती थी, पता नहीं आप में से किसी को याद है नहीं याद, BP की आया करती थी, है ना, वो हम खा लिया करते थे। और आज आपका बच्चा तो चोको ब्लिस नहीं खा रहा है कि वो उसमें, क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट डेवलप नहीं किया ना। हमारा तो डेवलप था, हमें तो चोको ब्लिस भी वो दोनों एक जैसा लगेगा, हम बिल्कुल ऐसे ही। ये समझना है। गाय वाली भी हमें किटकैट लगती थी। जी किटकैट लगती थी, और आज भी लगेगी, खाए तो
मैं उसके चुस्के आज तक लेता हूँ। जुबली भी मार्स लगती थी सर। वो जुबली तो बर्गर खाते थे, जुबली तो बर्गर लोग खाते थे, मैं सही बता रहा हूँ आपको ना, स्कूल की जेब में लोग रख के लाते। तो ये बेसिकली जी, तो बात ये समझनी है कि क्या आप उस लेवल पर न ले आए जहां आपने, अब हमारे यहाँ तो गाय की टॉफी अब क्यों, क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। आज चोको ब्लिस हम नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं आप? इतना महंगा नटेला हो गया, लेकिन आप क्यों लाते हैं? कि यार वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, कहते नहीं इसमें तो यूं है और फला है टू है, पहले तो नहीं था। तो आप उस लेवल पे ले आएंगे तो मुश्किलात आएंगी। तो इसके अंदर काफी मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ज्यादा ये ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि वो न्यूटेला समझ नहीं आता, पर वो अपने आप को बर्गर साबित करने के लिए भी खाते हैं। हाँ बेटा, वो बहुत परसेंटेज कम होती है ना, ऐसे लोगों की परसेंटेज देखा करो। अच्छा चलो, अगर वो बर्गर साबित करने में खा रहा है, गवर्नमेंट का अपना एम तो पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सस्ता था तो बर्गर बना हुआ था, और जैसे ही महंगा हुआ तो वो बन कबाब पर आ गया है। ये भी सोचने सही है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जो रियल बर्गर है वही रहे, और जो रियल बर्गर नहीं है, जो दिखाने के लिए नटेला लाता था, वो तो आउट हो गया ना, अब उस स्ट्रीम से निकलता जा रहा है। बिल्कुल उस स्ट्रीम से निकालना है। क्यों? क्योंकि वो भी ऊपर चला गया था, उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री बैठ गई थी। गाय की टॉफी मैं खाता था, तो मैं गाय की टॉफी क्यों नहीं खा, मैं तो आज भी खाना चाहता हूं, लेकिन शायद हमें मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी नहीं खाने छोड़ दिया है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी चाइना की चॉकलेट खा रही है, और पता नहीं कौन कौन सी चॉकलेट्स आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या वो बंद हो सर जी। लेकिन सर जैसे आजकल की सिचुएशन में हम देखते हैं, लाइक कोविड के इम्पोर्ट्स अब हमारे पास कम मतलब हो रही है बाहर की आइटम्स की। जैसे मैंने सर खुद अभी इत्तेफाक से ही मैंने ग्रोसरी करी थी, तो सर बहुत सारे जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वही सॉसेस डेवलप कर ली हैं, वही चीजें डेवलप कर रही हैं। अच्छी बात है ना। अभी जैसे सर मैंने ये चीजें मैंने भी खरीदी, यानी कि सर हमारा डोमेस्टिक वेंडर थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे शायद आना शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास वो इम्पोर्ट्स अब बंद हुई हैं। और देखिए, जैसे हमें आपने कहा, और हमारे एक और वो साद ने जो हमें कहा था, साद अली खान ने, कि चीज गवर्नमेंट के मेजर ने काम किया ना, कि चीज जो है वो मैं लोकल पे चला गया। आप क्यों लोकल लेकर आई हैं? आप क्यों लेकर आई हैं लोकल? डेवलप करने के लिए सर, टेस्ट डेवलप करने के लिए ना, अब जरूरी तो नहीं तो लेकर और वो इसलिए चीज है भी नहीं मार्केट है नहीं, इसलिए अब टेस्ट डेवलप करने पे आदी हो रही है, मजबूर। मैंने गाय की टॉफी क्यों खाई थी? मेरा कजन तो नहीं खाता था, मैंने क्यों खाई थी? क्योंकि अवेलेबल ही वही थी, अवेलेबल ही वही थी। और यार दूसरा फैक्टर था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुम डेवलप, तो टेस्ट डेवलप, बात यही हो रही है ना। तो आज आप क्यों लेकर आई? आप कह रही हैं क्योंकि शेल्फ में नहीं थी, और थी तो बहुत नहीं सर, थी ही नहीं, बहुत तो बहुत देर की बात है। अगर होती और बहुत महंगी होती, बहुत महंगी, नहीं फिर भी नहीं लेते। आप कहते नहीं यार ये तो इतना महंगा, रहने तो भाई, इतने में तो 3 पैकेट आ जाएंगे, 3 पैकेट आ जाएंगे। हाँ। बच्चों को समझाते नहीं बेटा, ये एक ही चीज है, दिस इज आवर जॉब। ये असल में तो नेशनलिस्ट बनते लोग ऐसे ही हैं। नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी चीज चाहे टेस्ट खराब भी हो, लेकिन खाना मुन्ना बिस्किट है। सर इस तरह तो KFC का जिंगर बर्गर भी अगर हम देखें तो लोकल हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, मतलब चीजें इस तरह से नेविगेट होना तो शुरू हुई हैं। हम अपने लोकल वेंडर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कब हुई हैं? जब वो चीजें इम्पोर्ट होना बंद हुई हैं। जब क्यों हुई है? जब बाहर से आने वाली महंगी हो गई हैं। वो भी सर, और आ भी नहीं रही हैं सर। नहीं यानी आ क्यों नहीं रही हैं? आना तो चाहती हैं बेटा, आना चाहती हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि लैंडेड, ये कह रही है ना कि मैं क्यों नहीं ला पा रही हूँ। बेनिश ने वो चॉकलेट की एग्जांपल दी थी, लैंड की दी थी ना, क्यों नहीं ला पा रही हैं? क्यों नहीं ला पा रही हैं? जी वो कहती हैं कि 2 बातें, एक तो वो इतना महंगा है, दूसरा वो सप्लायर कहता है मेरा MOQ जो है ना वो 5000 है, और तुम मुझसे बोल रही हो कि ये तुम मुझे 500 दे दो और इसके ऊपर उर्दू में लिख दो और MRP छाप दो। उसने कहा भागो यहाँ से। तो इसका मतलब है जी सर, अक्सर जो है वो कुछ आइटम्स पे गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों का केस देखें तो एक जमाने में पाकिस्तान में सिर्फ लोकल गाड़ियां ही आती थी, बहुत कोई हाई क्लास होता था जो इम्पोर्ट करता था। फिर बीच में एक दौर आया जब हर दूसरे बंदे ने गाड़ी इम्पोर्ट करना शुरू कर दी, और बहुत सस्ते पैसों में।
लेकिन सर अगर हम आज इसको कंपेयर करें, अब अगेन वो थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया है इम्पोर्ट गाड़ी के हवाले से, पर जो वैल्यू मुझे 1 मिलियन रुपए में इम्पोर्टेड गाड़ी में मिलती है, वो पाकिस्तान में बेसिक सिक्योरिटी फीचर भी लाइक एयर बैग भी नहीं मिलते। तो सर आपको नहीं लगता इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए उन कंपनीज पे? लगानी चाहिए, लगा रही है गवर्नमेंट। और मैं आपको बताऊं कि देखें ये हुआ क्या, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबिंग, इसमें सारी काम लॉबिंग का होता है। जिसकी लॉबी जीत जाती है वो बैंड लगवा देता है, जिसकी लॉबी हार जाती है वो बैंड नहीं लगवाता है। यहाँ लॉबिंग का ही गेम है। इसीलिए मैं बार बार आपसे, मैंने पढ़ाने से पहले कहा था कि नॉन टैरिफ में, अच्छा ये नॉन टैरिफ में ये लॉबिंग शॉबिंग वेस्टेड इंटरेस्ट ये किताब में तो कहीं नहीं लिखा है, ये तो मैंने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि यार क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या है। बातें तो जबानी लग रही हैं। और जो मैंने बोला तो बिनीश ने अपनी एग्जांपल पकड़ ली कि देखें वो मुझे भी उसने कहा था एमआरपी छाप के लाओ। अब आपने कहा कि देखें गाड़ी पे लॉबिंग है, वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का, इंटरेस्ट होगा तो खुल भी जाएगा, अभी शायद फिर खुल जाए। गवर्नमेंट का जो काम है वो ये कि आपको अपने स्टैंडर्ड को, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो प्रोटेक्शनिस्ट है उसका नुकसान कभी कभी ये होता है कि लोकल, देखो जब तक आप ये इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं आई थी तो तुम्हें पता भी नहीं था कि एयरबैग होता है। नहीं सर होगा, लेकिन वो मर्सिडीज और ऑडी या एकॉर्ड में होगा। तो आपको आप समझते थे उन्हीं में होता है, इसमें नहीं होता होगा। इंफॉर्मेशन का लेवल नहीं आएगा अगर जी एग्जैक्टली। तो वो वही मैं कह रहा हूँ जी। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि बाहर से सामान आना चाहिए, नहीं तो लोग, जो मैंने तुमसे कहा था और शायद आपने काउंटर किया था गौहर ने, कि मैं कह रहा था कि लोकल इंपोर्टेड को अलाउ करो ताकि लोगों को पता चले। अदरवाइज हम सारी जिंदगी वो हवाई चप्पल पहन के घूमते रहते। याद है वो हवाई चप्पल आती थी ना, 2 पट्टी वाली चप्पल। जी जी। जो अब तो लोग उम्रे पे जाते हैं तो लेके जाते हैं, यार कोई चोरी ना कर ले, हरम से लोग इधर उधर ले जाते हैं। तो बाटा और सर्विस की चप्पल, तो अभी तो वो एरो सॉफ्ट और ये और वो चाइनीज चप्पलें आई तो आपको चला, वो तो पहले ईद में पहनते थे लोग जी। तो ये समझ नहीं, तो जब आपको अवेयरनेस ही नहीं थी, जब अब बाहर से जब चप्पलें आना शुरू हुई तो आपको अच्छा मुझे भी ऐसे करना चाहिए। आप देखें जो कॉपी का स्टैंडर्ड है, सिंपल कॉपी का स्टैंडर्ड है, जिस कॉपी में मैंने लिखा है और जिस कॉपी में आप लिखती हैं वो जमीन आसमान का फर्क है जी। तो वो कॉपी कैसी होती थी, वो कॉपी का कागज कैसे होता था, उसका स्टेपल कैसा होता था, मैंने जिस कॉपी में लिखा है उसका स्टेपल भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। उसमें वो धागा बांध के तो उसने सिया होता था 2 तरफ से, इधर से धागा निकला सारे पेजेस निकल गए, उसको पता ही नहीं था कि ये बाइंडिंग होती कैसे। लेकिन जब बाहर से कॉपीज आना शुरू हुए, अच्छा स्पाइरल भी होता है, अच्छा ये बाइंडिंग भी होती है, टेप बाइंडिंग भी होती है। हमने सीखा कहां से, जब बाहर से किताबें आई हैं। हमारी अपनी किताब जो होती थी उर्दू की और अंग्रेजी की, तो बीच में 2 स्टेपल लगे होते थे, जब साल के आखिरी में तो वो हम खुद ही उसको सी रहे होते थे, ऐसे ही होता था ना। वो सीते भी ऐसे थे कि वो लिखा हुआ आधा गायब हो जाता था। तो हम वी लर्न, जब दूसरों से बाहर से आएगा, जब आपको पता चलेगा। अच्छा पहले बेटा अगर मेकअप पे चले जाओ, पहले मेकअप में क्या होता था, अपनी अम्मा से पूछना क्या होता था, एक वो होता था जिसको है ना, एक लिपस्टिक लगा जी, तिब्बत हुआ करती जी, तिब्बत सिनो, हर क्रीम वही थी, गोरा भी वही करती थी, सन ब्लॉक भी वही होता था, मॉइस्चराइजर भी वही होता था, एवरीथिंग। अभी बोलता है नाइट क्रीम अलग है, डे टाइम अलग है, खाना पकाने का अलग है, सन ब्लॉक अलग है। सन ब्लॉक में बोलता है SF 340, SF 29, ऐसे ही बोलते हैं आप SF कौन से लगाते हैं सर? ये तो पूरी जी। तो कब तुम्हें पता चलेगी? अम्मा से पूछो अपनी, अम्मा ने कभी देखा SF 3040 क्या होता था? 340 बोलेगा दिमाग खराब हो रहा है, तो ऑप्टन लगाने को बोल रहे हैं। यस, क्यों ऐसा था, क्यों ऐसा था? सादे लोग थे सर, ग्लोबलाइजेशन अवेयरनेस नहीं थी। अम्मा भी अगर मिलता तो उसने भी वही लगाना था, रेवलॉन का कलर, लेकिन उसको तो काली मेहंदी लगानी आती थी, मुझे पता नहीं था। इनोवेशन आई। यस, बाहर से जब आया तो आज पता चला कौन सा कलर आ रहा है बालों में लगाने का। तो अभी कलर भी 365 शेड्स होते हैं, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.01। अच्छा ये तो हाँ, ये मेरे वो पहले ऐसा कभी सोचा है? अब्बा ने कलर लगाते ही नहीं थे, बोले भाई मेहंदी लगा लिया, कलर काली मेहंदी लगा लिया। बीजन तो बहुत बाद में आया है, अवेयरनेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आती नहीं थी, तो हम तो समझते थे यही दुनिया है। तो इसलिए इंपोर्ट को अलाउ करना चाहिए।
लो अवेयरनेस तो बढ़ेगी। अवेयरनेस का एडवांटेज क्या होगा, लोकल लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे करना, और जो नहीं करेगा वो क्या होगा, पीछे रह जाएगा। हाँ वो खत्म हो जाएगा, उसको भूल जाएंगे वो कहाँ था। और ये जिंदगी जी, आज फिलिप्स कहाँ है? जरूरी है आप जो है वो थोड़ी बहुत जो है ना रखें इस तरह से ग्लोबलाइजेशन, कि आप लोकल को कंपटीशन भी दें और क्वालिटी के ऊपर भी वो इम्प्रूव जी। अब आज चोकोबिलिस को चाहिए वो इम्प्रूव करे अपने आप को। आपने कहा अभी, हमें साध ने कहा ना कि वो चीज इम्प्रूव कर रहा है फौजी, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने सीखा कि चीज का टेस्ट कैसा होता है। हम तो वो चीज वो वाला भी देखते थे ना, यूं 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 करके और बनाया जाता था चीज, उसी को समझते थे हम तो, वही जबरदस्त चीज होता है। ओके सर, उन्होंने बड़ा जो प्लांट लगाया ना, उसमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी होती है चीज में, IQF, इंडिविजुअली क्विक फ्यूजन, तो वो काफी महंगा प्लांट है जनपन का, तो उन्होंने वो वहां से इंपोर्ट करके वो वाली टेक्नोलॉजी लगाई है पाकिस्तान में, वो IQF दे रहे हैं जी। भाई पहले चीज क्या होता था, ऐसे सॉरी जी प्लीज। नहीं बोले, आप बोले। आई थिंक हमारी अटेंडेंस मिस हो गई थी, मैं थोड़ा लेट नहीं आपका, आप आ गए थे। आपके मेरा ख्याल है आपके CR ने मुझे आपका नाम लिखवा दिया था, देख लेते हैं, देखें। सर मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। शिराई साहब आपकी भी लग गई थी, आपके CR बड़े एक्टिव आदमी, उन्होंने सबका बताया था, सब आ रहे हैं रास्ते में। हमारे CR बड़े नाइस आदमी है, साथ तो इनका एक पिज्जा तो भिजवा दो यार। सर अब्दुल सत्तार सर 5:40 हो गए हैं सर। अच्छा CR साहब बस छुट्टी जल्दी चाहते हैं, चलें। सर वो ये आपको जो है ना वो कल से लेके सर सारी जो है ना सबके मशवरे देते रहेंगे सर जी। तिब्बत सुनो के भी मशवरे आते रहेंगे सर, और ये 7 बज जाएंगे सर। चलें कोई मसला नहीं है ना आप लोगों का। थैंक यू अस्सलाम सर। वालेकुम।